प्रेजेंटेशन में शेयर कर रही हूँ। विजिबल है आपको प्रेजेंटेशन? कोई भी अनम्यूट करके आंसर कर दें। यस जी मैम। मैम। ओके, मैम। एक मिनट वेट करें बस। चलिए, तो आपकी फर्स्ट यूनिट हम आज शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट आप लोगों की इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है कि सारी चीजों का बेस लगभग इसी यूनिट में है। तो इवन फर्स्ट ईयर में के लिए यदि इसे देखते हैं, सुनते हैं तो उनके लिए भी यूजफुल होगी। सबसे फर्स्ट, चूंकि जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस चीज की है? अकॉर्डिंग टू योग, जो हमने अभी इसके पहले पेपर में पढ़ा था वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू साइंस थी, ये अकॉर्डिंग टू योग साइंस है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हेल्थ की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बताएगा कोई? कोई भी अनम्यूट करे अपने आप को। हम अपने सभी कार्य जो है वो सही तरह से कर पा रहे हैं डेली रूटीन के, हम्म, और हमारे किसी भी तरह से अ, जो हम डेली के रूटीन कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो पहला तो मेरे को ये लगता है कि यही कारण है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो मैम देखिए ये जो भी हो सकता है डब्ल्यू, मेंटल बिल्कुल जो मेंटल कारण भी हो सकता WHO है कि है, अपने आप, जी हाँ बोले। ये मेंटल कारण भी हो सकता है कि अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित भी रख सके। स्वास्थ्य में ये भी तो आता है। हाँ, तो देखिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो दी है कि हेल्दी होना मतलब ये नहीं है कि आप में किसी भी बीमारी का अभाव है। हेल्दी होना क्या होता है कि आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इसमें एक और एस्पेक्ट को उन्होंने जोड़ा, आध्यात्मिक। ये चारों एस्पेक्ट यदि आपके हेल्दी हैं, तभी आप पूर्ण स्वस्थ की कैटेगरी में आ सकते हैं। और अगर इन चारों एस्पेक्ट्स में से कोई भी आपका हेल्दी नहीं है, तो आपको कंप्लीट हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो ये जो चारों एस्पेक्ट हैं, इनको यदि हम देखें तो शारीरिक मतलब शरीर से आपको पूरा स्वस्थ होना चाहिए। कई बार होता है कि व्यक्ति शरीर से पूरा स्वस्थ होता है, लेकिन वो मेंटल लेवल पे नहीं होता है। जैसे जो रिटायर्ड चाइल्ड होते हैं या पर्सन होते हैं कि उनकी एज 20 ईयर है, बट उनकी जो बुद्धि है वो केवल 10 साल के बच्चे की जितनी है। कई केस ऐसे देखने में आते हैं। या मान लीजिए वो कंप्लीटली हेल्दी है फिजिकली, बट उसे सिजोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है। तो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस होने के बावजूद भी हम उस व्यक्ति को हेल्दी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और अगर मेंटल वो पूरा फिट है लेकिन फिजिकल नहीं है, तब भी हम नहीं रखेंगे।
तो ये दो पक्ष जो हैं कि फिजिकल और मेंटल, ये दो हो गए कि ये कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट इसका आता है सामाजिक। सामाजिक को हम किस तरह से हेल्दी कह सकते हैं, बताइए। सामाजिक पक्ष मैम को कोई लोग बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अकेलापन भी अपने आप में एक बीमारी क्रिएट करता है। जब बिल्कुल तक हम सही बोल रहे हैं आप। हाँ समाज के लोगों से नहीं मिलेंगे, उनके हाँ, साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो हम हेल्दी नहीं रह सकते नहीं हैं। होंगे। या फिर आप मान के चलिए कि जो समाज में जो नैतिक नियम होते हैं उनके अगेंस्ट चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए वो फिजिकली भी एकदम फिट है, मेंटल भी फिट है, बट वो चोरी करता है, या उसको बहुत क्रोध आ जाता है और वो हिंसा पे उतारू हो जाता है, तो वो सामाजिक फिट या सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो स्वस्थ नहीं है। तो इसमें थर्ड किसको माना है कि वो समाज की जो एक व्यवस्था है, जो उसके नैतिक नियम है, उनके पक्ष में भी हेल्दी रहे। और लास्ट है अध्यात्म। अध्यात्म तो अच्छी चीज है भाई, उसमें कैसे वो हो सकता है कि हेल्दी नहीं है, बताइए। क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत अध्यात्म मतलब बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक है। मैम सिर्फ भौतिकतावाद में ही ज्यादा है, अपने शरीर और अपनी इंद्रियों की पूर्ति में ही लगा रहता है। और तो इंटरनल ये तो सोल को अध्यात्मवाद नहीं हुआ ना। अध्यात्म तो इसके इंटरनल बिल्कुल सोल उल्टा होता। हाँ, तो इंटरनल सोल को वो बिल्कुल भी उसकी एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। नहीं, जो अध्यात्म में चलेगा वो इंटरनल को मानेगा, एक्सटर्नल को नहीं मानेगा। मैं ऐसा कर सकते तो ये अपने मतलब जो स्पिरिचुअली ये अध्यात्म जाना बीमार हुआ ना, एक एक बोलिए, एक एक। तो वो मैं नहीं वो मानता है, अध्यात्म जाना यही उसकी बीमारी हुई ना। एक्चुअली अध्यात्म को भी एक तरह का कई जगह पर इसको भी एक मेंटल प्रॉब्लम मानी गई है, और ये एडिक्शन के रूप में माना गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई बहुत बीमार है, जिसको सुबह से आवश्यकता होती है कि आप उसे ब्रेकफास्ट दें जिससे वो अपनी मेडिसिन ले सके, ठीक है। और आप सुबह से नहीं नहीं मुझे तो पूजा करना जरूरी है और मंदिर चले गए, तो ये एडिक्शन के कैटेगरी में आएगा। क्योंकि हर धर्म यही बोलता है कि पहले आप अपने कर्तव्य को करिए, उसके बाद फिर धर्म। जो ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे किसी को तकलीफ पहुंच रही है या दुख पहुंच रहा है, ठीक है। तो कई बार कई आप लोगों ने भी शायद कई कई जगह फील किया होगा कि जो धर्म है वो एक एडिक्शन बन जाता है ना। तो जो अध्यात्म है इसके भी अपने नेगेटिव होते हैं। जैसे एक जनरल उसमें जाए तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है, कुछ ऐसे टोने टोटके होते हैं, है ना। ये सारे चीजें जो हैं ये अध्यात्म का भी नेगेटिव साइड है। तो ये मैम वर्ल्ड नेगेटिव वॉर भी इसी वजह से तो होने वाली है। सही बोल रहे हैं आप। एक्सेस उसमें जो जा रहे हैं ना, इसी वजह से वर्ल्ड वॉर होने की संभावना बढ़ रही है। बिल्कुल। ये सारी चीजें, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम धर्म के कारण हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, तो वो भी अध्यात्म का नेगेटिव साइड है। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि आप आपस में लड़िए, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अध्यात्म का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो WHO का कहना है कि हेल्दी पर्सन या टोटल हेल्थ सिर्फ वही है जहां पर व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, ये चारों जो पक्ष हैं ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो, हेल्दी हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अब। इसके बाद हम आते हैं वेल्थ पर। तो वेल्थ मोस्टली एक टाइप की होती हैं। फिजिकल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ मतलब मेंटल, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक या धन पैसे से रिलेटेड, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, सोशल सामाजिक, टाइम वेल्थ एक तरह से टाइम मैनेजमेंट या समय को लेके, इमोशनल जो आपकी भावनाएं रहती हैं, और एनवायरमेंटल जो आपके आसपास का पर्यावरण रहता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो जो एलोपैथी होती है उसके हिसाब से जो एनाटॉमी होती है बॉडी की वो क्या होती है कि डीएनए आरएनए सबसे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं बॉडी की, इनसे मिलके सेल बनती है। सेल से जो सेम टाइप और सेम फंक्शन के सेल होते हैं वो टिश्यू बना लेते हैं, एक बंडल ऑफ सेल बनाते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं। फिर सेम टाइप्स और सेम फंक्शन के टिश्यूज मिलके एक कोई ऑर्गन फॉर्म करते हैं। फिर कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं जो रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम फंक्शन हो, और वो आपस में मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और ये ऐसे कई सिस्टम आपस में जब मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को तैयार करते हैं। तो इस तरह यदि हम देखें कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ मिलके एक सेल बनाते हैं। और जब ये एक समान फंक्शन के बहुत सारे सेल्स का बंडल बनता है तो वो एक टिश्यू बना लेता है। ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और रिलेटेड फंक्शन वाले ऑर्गन्स मिलकर ये हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स बनाते हैं। और ये सिस्टम कंप्लीट सब आपस में मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये किसके हिसाब से है, एलोपैथी के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि योग के हिसाब से कैसे विकास हुआ है। तो योग दो तत्वों को मानता है, पुरुष और प्रकृति को। जिन दोनों तत्वों से वो पूरे विकास को मानता है या जो इवोल्यूशन हुआ है उसे मानता है। अब ये जो पुरुष और प्रकृति है, तो इसमें जो पुरुष होता है ये प्योर कॉन्शियसनेस होता है जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। और पुरुष और प्रकृति ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, इन सारी चीजों का प्रादुर्भाव होता है और जिनसे मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है। यहाँ पर पुरुष को मस्कुलाइन माना जाता है, डिवाइन मस्कुलाइन, प्रकृति डिवाइन फेमिनाइन माना जाता है। पुरुष जो है वो अननॉलेजेबल है लेकिन प्रकृति नॉलेजेबल है। पुरुष केवल शांत भाव का दृष्टा है, वो सिर्फ देखता रहता है, लेकिन प्रकृति वो है कि जो चीजें हो रही हैं वो उसको करती भी है और उसको एंजॉय भी करती है। पुरुष टाइमलेस, स्पीचलेस होता है लेकिन प्रकृति के पास अपनी टाइम और लिमिट होती है। और जब अब आगे हम देखेंगे कि ये आगे कैसे मिलके काम करते हैं। तो जो नेचर ऑफ ड्यूअलिटी होती है पुरुष और प्रकृति होती है, जिसमें पुरुष को हमने क्या बोला है, सुपर सेल्फ या प्योर कॉन्शियसनेस बोला है। ये इनएक्टिव होता है और ये कभी भी बदलता नहीं है, सिर्फ एक दृष्टा की भांति देखता रहता है और ये मल्टीपल होता है। वहीं प्रकृति जो है ये प्योर ऑब्जेक्टिविटी के साथ होती है और ये अचेतन होती है और साथ में ये साम्य अवस्था को स्थापित करने वाली होती है। अब सबसे पहले प्रकृति में अहंकार का जन्म होता है। अहंकार के साथ जब विकार जुड़ते हैं तो अहंकार तीन भागों में परिवर्तित हो जाता है। एक होता है वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तमस अहंकार। ये तीन अहंकार में अहंकारों का जन्म होता है अहंकार के साथ विकार को मिलने पर। अब जब ये तीन अहंकार होते हैं और पुरुष प्रकृति आपस में मिलती है तो जिससे महत का जन्म होता है। महत अहंकार से जुड़ता है और इसी समय अहंकार के साथ विकार जुड़ते हैं और जिससे तीन अहंकारों का जन्म होता है। एक तो सत, रज और तम, जिसको
सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार भी कहते हैं, या सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार भी कहते हैं। अब अहंकार का जो तमस अहंकार वाला भाग है, ये सबसे पहले जन्म देता है तन्मात्राओं को। और ये तन्मात्राएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और ये तन्मात्राएं ही जो हैं वो पंच तत्व या पंचभूत का सूक्ष्म रूप है। इन्हीं तन्मात्राओं से पंच तत्वों का जन्म होता है। तो पहले तो सबसे पहले 5 तन्मात्राएं बनी। तन्मात्राओं से पंच तत्व या पंच महाभूत का जन्म हुआ, और इन पंच महाभूत से पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय का जन्म हुआ, मन का जन्म हुआ। तो इस तरह अगर हम देखें तो 5 5 5 5, ये कितने हो गए? 20, मन 21 और ये 4 25। पुरुष, प्रकृति, महत, और महत को बुद्धि भी कई जगह कहा गया है, अहंकार। तो ये कुल 25 तत्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं मानव के विकास के लिए। और जो तमस होते हैं, ये 5 कौन कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रस, घ्राण, गंध। ये 5 जो होते हैं ये तमस होते हैं। इनसे पंच महाभूत का जन्म होता है। ये आगे अभी हम टेबल में और डिटेल में देखेंगे। पंच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आंख, कान, नाक, टंग, जीभ और त्वचा। और पंच कर्मेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, वाणी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ जेनरेशन। तो ये जो 5 हैं ये कर्म इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय। ये 20 हो गए, 21 मन, और बाकी के 4 कौन कौन से हो गए? पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। तो इस तरह अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू योग हमारे बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या 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 चीजें आएंगी? पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, त्रिशरीर, षठ चक्र और पंचकोश। ये 5 चीजें मिलकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू योग ये बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। अब सबसे पहले हम आते हैं तन्मात्रा पर। तो तन्मात्रा जो होता है ये पंच तत्व का सबटल पार्ट होता है, या उनका सूक्ष्म पार्ट होता है। और ये जो होता है तमस अहंकार से बनता है। और तमस अहंकार जो है पंच तन्मात्राओं को जन्म देता है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत या पंच तत्वों का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है देखते हैं। देखिए, तन्मात्राएं जो पंच बनी थी वो क्या थी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 बनी थी तन्मात्रा। तो सबसे पहली जो तन्मात्रा का जन्म होता है वो कौन सी होती है? शब्द। तो शब्द, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 नंबर में जो कैपेसिटी है वो 10 है, ठीक है। तो ये शब्द बना पूरा। शब्द से कौन सा महाभूत बना? आकाश। तो आकाश या स्पेस, इसका गुण क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। जिस तन्मात्रा से ये बनता है वही तन्मात्रा इसका गुण होती है। अब ये जो आकाश बना, मान लीजिए ये 10 पार्ट बना था, तो इसका आधा हिस्सा मतलब 5 तो आकाश ही रहेगा। 5 में दूसरी तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होगा स्पर्श। तो अब जो बचा हुआ आधा पार्ट था उसमें क्या हो गया? 2 तन्मात्राएं हो गई, स्पर्श और शब्द। तो शब्द और स्पर्श जब 2 तन्मात्राएं बनती हैं तो इससे वायु पंच तत्व का जन्म होता है। और
वायु पंच तत्व में कौन कौन से 2 गुण रहेंगे? स्पर्श और शब्द। स्पर्श मतलब टच और शब्द मतलब होता है साउंड। तो इसमें स्पर्श और शब्द 2 गुण रहेंगे, यानी साउंड का और टच का। फिर जितना भी पार्ट वायु का बना था, अगेन उसका 50% पार्ट जो होता है वो 3 तन्मात्राओं में बदलता है और उसमें रूप तन्मात्रा और ऐड हो जाती है। और रूप तन्मात्रा का एलिमेंट क्या है? कलर है, रंग है। तो इस रूप, स्पर्श और शब्द, इन तीनों से मिलके कौन सा तत्व बनेगा? अग्नि या फायर। और इसके गुण क्या होंगे? रूप। देखिए, वायु तक हम रूप नहीं देख सकते थे, कलर या उसका क्या आकार है वो नहीं देख सकते थे, लेकिन अग्नि का हम देख सकते हैं। तो अग्नि की क्या स्पेसिफिक हो गई कि इसमें रूप भी होगा, टच करेंगे तो इसका स्पर्श भी फील होगा और इसमें शब्द भी होगा, ध्वनि भी होगी। तो ये तीसरा जो पंच महाभूत है अग्नि, वो बन गया। अब इसके बाद जितना भी पोर्शन अग्नि का बना था, अगेन उसका हाफ जो है उसमें 4th तन्मात्रा जो है वो एक्टिवेट होती है और वो होती है रस। रस मतलब किसी भी तरह का टेस्ट। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना खाने में बड़ा रस आ रहा है, तो ये वो वाला रस है, टेस्ट। तो इससे कौन सा पंच महाभूत बनेगा? जल, पानी या वाटर। तो अब जो पानी है इसमें 4 गुण पाए जाएंगे। इसमें रस भी रहेगा, इसका रूप भी रहेगा, इसको स्पर्श भी कर सकते हैं और इसमें शब्द भी रहेगा। और सबसे अंत में जल के पार्ट का फिर आधे पार्ट में 5वीं तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होता है, वो है गंध। और गंध मतलब स्मेल। और इससे कौन सा तत्व बनेगा? पृथ्वी या अर्थ तत्व। और पृथ्वी तत्व में 5 गुण रहेंगे। पृथ्वी तत्व की अपनी एक स्मेल भी रहेगी, उसका अपना एक टेस्ट भी रहेगा, उसका अपना एक शेप या कलर भी रहेगा, उसका टच भी रहेगा और उसमें साउंड भी रहेगा। तो इस तरह से ये जो 5 तन्मात्राएं तामसिक अहंकार से बनती हैं, ये आपस में मिलके पंच महाभूत बना लेती हैं और हमारे शरीर में पंच तत्व ये बन जाते हैं। अब इसके आगे देखें। अब ये जो पंच तत्व बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अब इनकी प्रकृति कैसी है? पृथ्वी की भारी होगी, जल की शीतल, अग्नि उष्ण होगी, वायु की अनिश्चित होती है और आकाश की मिश्रित होती है। गुण, इसमें वजन होगा, इसमें तरलता होगी, अग्नि में गर्माहट और प्रसार होगा, फैलती है, वायु में गति होगी, आकाश में भी फैलाव होगा। वर्ण क्या होगा? पृथ्वी का पीला माना जाता है, जल का सफेद, अग्नि का लाल, वायु का नीला या भूरा और आकाश का काला। ये कलर्स बहुत सी जगह अलग भी मिलते हैं, अलग अलग बुक्स में कई जगह अलग भी मिलते हैं। अब इनका आकार मोस्टली कैसा माना जाता है? पृथ्वी का चौकोर। मतलब हम जहां पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करते हैं तो वहां हम चौकोर आकार को बनाते हैं। जैसे होता है ना कि हम केमिकल को मान लीजिए हमको सोडियम लिखना तो हम Na लिख देते हैं, तो ऐसे ही ये इनके सिंबल हैं। जल का अर्धचंद्र, अग्नि का त्रिभुज, वायु का षटकोण और आकाश का बिंदु। अब इनके चक्र कौन कौन से हैं? चक्र को इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मूलाधार चक्र जो है वो किसको प्रेजेंट करता है? पृथ्वी को। स्वादिष्ठान चक्र जल को, मणिपुर अग्नि को, अनाहत वायु को और विशुद्धि आकाश को। इनके जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र या बीज अक्षर कहते हैं, वो क्या है? मूलाधार चक्र का लम, स्वादिष्ठान का वम, मणिपुर का रम, अनाहत का यम और लास्ट में विशुद्धि चक्र का हम। अब इनकी तन्मात्राएं क्या क्या हैं? पृथ्वी है तो इसमें बाकी की 4 तो हैं, लेकिन स्पेसिफिक कौन सी है? गंध। जल में बाकी की 3 है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? स्वाद। लेकिन इसमें एब्सेंस किसका है? गंध का, इसमें गंध नहीं है। अग्नि में
बाकी की ये शब्द और स्पर्श हैं। देखिए इसको आप ऐसे समझें जैसे यहाँ आपने गंध पर आए, तो ये 1 2 3 4 शब्द, स्पर्श, दृश्य, स्वाद प्लस गंध, ये पांचों हैं इसमें। अब लेकिन हम स्वाद पर आए, तो इसके जो लेफ्ट साइड है जिसको हम कर चुके हैं उसकी एब्सेंस है, और जो राइट साइड है दृश्य, स्पर्श, शब्द, ये तीनों इसमें प्रेजेंट हैं। अब हम दृश्य पे आए तो इसमें क्या क्या एब्सेंट रहेगा? स्वाद और गंध। प्रेजेंट क्या क्या रहेगा? स्पर्श और शब्द। जब हम वायु पर आए स्पर्श, तो इसमें प्रेजेंट क्या रहेगा? शब्द। एब्सेंट क्या रहेगा? दृश्य, स्वाद, गंध। और लास्ट में जब हम शब्द पर आए तो इसमें ये चारों ही एब्सेंट रहेंगे। तो इस तरह से आप इसकी तन्मात्राओं को याद रख सकते हैं। अब ये शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करते हैं? तो जो पृथ्वी तत्व होता है वो त्वचा, रक्त, बोन, मसल्स, इन सब के लिए कार्य करता है। जो तरल जल तत्व होता है, ये शरीर के सभी जितने तरल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ये माना जाता है कि 70% जो है वो जल रहता है। ठीक है। अग्नि हमारी शुद्रा, निंद्रा, प्यास, इसके साथ डाइजेशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। वायु से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और डिकॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंडेशंस होता है, जिसके कारण हम अपने ऑर्गन्स को मूवमेंट दे पाते हैं। और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आकाश। अब जो इनकी स्थिति होती है वो कहाँ कहाँ होती है, तो ये जब हम चक्र पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आते हैं कोश पर, क्योंकि पंच कोश भी हमें पढ़ना है। तो पृथ्वी हमेशा अन्नमय कोश में रहेगी, जल प्राणमय, अग्नि मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये पांचों तत्व के एक एक कोश होते हैं। वायु भी होती है, तो अपान वायु पृथ्वी, प्राण वायु जल, ये वायु भी 5 तरह की होती है, अग्नि समान, उदान और व्यान। ठीक है, तो हमारे इस टेबल में बस इतना ही यूजफुल है हमारे लिए। अब त्रिशरीर या त्रिप्लेन्स क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू योग ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर जो है वो 3 शरीरों से मिलकर बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और इनको हम ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी और कॉजल बॉडी भी कहते हैं। तो ये जो त्रिशरीर होते हैं, इसमें स्थूल शरीर क्या है? जो हमको दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो हमारे ये जो स्किन है, बोन है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जो अनाज से बनता है, जो अनाज से पोषित होता है, वो हो गया स्थूल शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर क्या है? कि जो हमारी एनर्जीज हैं, जो भी ऊर्जाएं हैं जो हमारे शरीर में बहती रहती हैं, वो सारी आ जाती हैं सूक्ष्म शरीर में। और हमारे जितने भी अम, विचार हैं, जितने भी हमारे संकल्प हैं, और जो भी हमारी आदतें हैं, ये सब किस में आती हैं? कॉजल बॉडी या कारण शरीर में। संस्कार भी हमारे कारण शरीर में आते हैं। ये अभी हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, फिर इन्हीं को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है शठ चक्र। तो शठ चक्र में ये सारे जो चक्र हैं, इनकी स्थिति बताई गई है हमारे बैकबोन पर। जो स्पाइन कार्ड होती है उस पर इनकी सारी स्थिति बताई गई है। बैकबोन के एकदम निचले हिस्से में, मतलब बैकबोन की टिप पर, जो हमारे बैठने पर फ्लोर पर टच होती है, वहां पर मूलाधार चक्र सबसे नीचे। फिर उससे लगभग 4 अंगुल ऊपर स्पाइन पर स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र से और ऊपर, मतलब हमारे नेवल के जस्ट पीछे जो स्पाइन है, लंबर पोर्शन, वहां पर होता है मणिपुर। हार्ट के जस्ट पीछे थोरेसिक रीजन में अनाहत। सर्वाइकल रीजन में, जो गले के पीछे होता है, विशुद्धि। और दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र।
और एकदम टॉप पे जो हमारे सिर का एक सॉफ्ट स्थान होता है, आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा रहता है ना, तो उसके सिर पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, वहां पर सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे ये 7 चक्र होते हैं, लेकिन इनको कहा षठ चक्र ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो सहस्त्रार चक्र होता है ये अंतिम होता है, तो इसको चक्र में काउंट नहीं किया जाता है मोस्टली। और इनके द्वारा बहुत सारी थेरेपी होती है और बहुत सारे शारीरिक मानसिक दोनों तरह के रोगों का इलाज होता है। अब इसमें आप देखें तो ये जो चक्र हैं, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, जहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और आपने अभी जब हम एंडोक्राइन पढ़ा था, तब आपने देखा था कि हमारे बहुत सारे इमोशन के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारे बहुत सारे जो इमोशन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन सीक्रेशन के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करने में ये चक्र की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और बहुत अच्छे से चक्र के द्वारा हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं वहां की एनर्जी को। और चक्र मतलब क्या, कि योग ऐसा कहता है कि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हैं, जो सारी नाड़ी आके कहाँ मिलती हैं, नाभि के पास। और ये पूरे 72,000 जो नाड़ियां हैं, इनमें ऊर्जा बहती है, प्राण ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। और जहां पर ये ऊर्जा बहुत डेंस होके और ऐसा एक चक्र जैसा गोल बनाती है या वर्लपूल बनाती है एनर्जी का, उस स्थान को चक्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे चक्र पाए जाते हैं। ये कई जगह 108 कहे गए हैं, कई जगह 120 भी कहे गए, लेकिन उनमें से जो मुख्य चक्र हैं वो ये षट चक्र ही माने जाते हैं। ये हमारे स्पाइन पर होते हैं, इसके अलावा बहुत से हमारे पैरों में होते हैं, हाथों में होते हैं। तो बॉडी के सभी जगह ये चक्र पाए जाते हैं, लेकिन मेन ये 6 चक्र हैं। अब पंचकोश, पंचकोश क्या होता है कि जो हमारी पूरी जन्म, उत्पत्ति, विनाश, मृत्यु, ये सारी चीजें पंचकोश पर निर्भर करती हैं। और ये 5 कोश कौन कौन से हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और ये पांचों कोशों से मिलके हमारा शरीर बनता है। तो ये 5 कोश किस तरह के होते हैं, कि जो सबसे पहले हमने अभी 3 शरीर पढ़े थे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो जो अन्नमय कोश है वो किससे रिलेटेड रहेगा, स्थूल शरीर से। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये तीनों सूक्ष्म शरीर से। और जो आनंदमय है वो हमारे कारण शरीर से रिलेटेड रहता है। तो इस तरह यदि हम देखें तो जो अन्नमय कोश है ये पूरा एनाटॉमिकल है, मतलब जो हमारे शरीर की पूरी संरचना है वो क्या है, अन्नमय कोश। अब वो शरीर के जिस एनर्जी के कारण वो फंक्शन करते हैं, मतलब फिजियोलॉजी, वो क्या है, प्राणमय कोश। मतलब पूरे शरीर की जो फिजियोलॉजी है, एनर्जी काम करती है, वो प्राणमय कोश। अब जो हमारे विचार चलते हैं, हमारा मन जैसे काम करता है, साइकोलॉजी जो है, वो है मनोमय कोश। और हमारी जो बुद्धि है वो विज्ञानमय कोश। और जब प्योर कॉन्शियसनेस है वो होती है आनंदमय कोश। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे बॉडी का निर्माण कैसे होता है, अन्नमय कोश से पूरी बॉडी के पार्ट होते हैं। जो फिजियोलॉजी होती है प्राणमय कोश, उसमें 10 ऑर्गन होते हैं, और वो होते हैं 5 प्राण और 5 कर्मेंद्री। ये प्राण अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस का होता है, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्री, ऐसे 10 ऑर्गन मिलके प्राणमय कोश बनाते हैं। फिर मनोमय कोश में जब हम आते हैं तो इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है वो, और माइंड या चित्त, तो ऐसे ये 6 ऑर्गन्स जो मिलके इस मनोमय कोश को बनाते हैं। विज्ञानमय कोश में आते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि, चित्त और जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं और अहंकार है,
ये सारे मिलके जो है ये विज्ञानमय कोश को बनाते हैं। और बुद्धि, चित्त, अहंकार को इन्होंने एक ही सेंस में लिया है, इसलिए यहाँ पर 6 ऑर्गन दिए हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब बुद्धि में ही इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इन्होंने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 और बुद्धि को लेके 6 ऑर्गन माना है। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी का पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर होता है और ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हम ये पंचकोश देखते हैं कि ये रहते कैसे हैं। तो ये मोस्टली हम इनको बहुत साधारण भाषा में समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि कोई 5 डिब्बे का सेट हम लाते हैं, तो वो सभी सेम शेप के होते हैं, बस उनका साइज थोड़ा छोटा होता जाता है और हम एक के अंदर एक उनको रख देते हैं और वो 5 डब्बे एक के अंदर एक फिट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोश होता है कि हमारा सबसे ऊपर जो दिखने वाला स्ट्रक्चर है वो अन्नमय, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो प्राणमय, उसके अंदर जो हमारा मन है, थॉट्स है वो मनोमय, उसके अंदर जो बुद्धि है वो विज्ञानमय और सबसे अंदर जो आत्मा है वो आनंदमय। तो इनका भी शेप सभी का सेम होता है, बस साइज इनकी डिफर होती जाती है। अब जो अन्नमय कोश है, ये सबसे बाहर की शील्ड बनाता है। इसको फूड शील्ड भी कहते हैं क्योंकि ये अनाज और फूड से बनती है। प्राणमय जो होता है ये एयर शीट भी कहलाता है और इसमें पूरी एनर्जीज जो हैं, लाइफ फोर्सेस हैं, वो काम करते हैं। मनोमय जो है ये इंटेलिजेंस शीट भी कहलाता है क्योंकि इसमें माइंड एंड थॉट्स रहते हैं। विज्ञानमय इंटेलेक्ट शीट कहलाता है, इसमें बुद्धि रहती है। और आनंदमय ब्लिस शीट कहलाता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस और आनंद ही रहता है। आई थिंक प्राण से हम कल ले लेते हैं। तो फाइनली कैसा लगा? बहुत सारे नए टर्म सुने। मैम बहुत अच्छा लगा, काफी चीजें हमने लास्ट ईयर भी करी भी हैं, तो हम्म। काफी अच्छा लगा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये हो सकता है कि थोड़े से टर्म्स नए हैं, तो कुछ 1-2 बार रिपीट करेंगे। जैसे कि एलोपैथी में जब हम अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो वो भी आपको काफी नई नई लगी थी, बट उसको जब आपने कंटिन्यू किया था तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से फिर किया था। तो ऐसे ही ये है, और 100% इसको भी थोड़ा बड़ा इजी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और 1-2 बार भी रिवाइज करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। मैम क्वेश्चन जो ये हाँ, अहंकार वाली बात है, अहंकार वाली बात है जो ये एक करके ये पूछिए। हाँ, मैं पूछ लूं क्या? जी हाँ, पूछिए मोनिका जी। अहंकार वाली जो ये बात है, ये मैम पहले भी नहीं समझ में आई थी, आज भी मुझे समझ नहीं आई कि मैम अगर कोई अहंकार बुक मंगानी है तो फिर कहाँ ही मंगानी पड़ेगी इसकी ऑनलाइन? देखिए, ये तो कोई भी योग की बुक में आपको मिल जाएगा। इवन चक्र वगैरह तो आपके आसन बंध मुद्रा प्राणायाम में भी दिए हुए हैं, है ना? तो ये जो अहंकार की बात है ना मोनिका जी, ये ऐसा है कि जब तक हम अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं तब तक हमारा अहंकार बैलेंस रहता है। उसके रज, सत और तम तीनों पार्ट बैलेंस रहते हैं और वो शांत अवस्था में होता है। लेकिन जब विकार का उसमें मिलना शुरू होता है अहंकार में, तो उसका जो सम्य अवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब सम्य अवस्था डिस्टर्ब होती है तो ये जो तीनों अहंकार होते हैं ये डिफरेंट दिखने लगते हैं। और इन तीनों अहंकार से फिर बाकी चीजों का, जैसे कि तमस अहंकार प्रबल होता है और उससे सबसे पहले तन मात्राओं का जन्म होता है। फिर तन मात्राओं से पंच महाभूत का जन्म होता है ना? फिर उसके बाद में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और मन का सत अहंकार से होता है। और जो राजसिक अहंकार होता है वो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है? तो इस तरह से ये काम करता है।
मैडम मेरी भी एक क्वेरी है, जैसे आपने बताया पुरुष और प्रकृति, पुरुष में कॉन्शियसनेस है, तो पुरुष में आपने बताया कि ये अननॉलेजेबल है और प्रकृति नॉलेजेबल है, जबकि प्रकृति पुद्गल है अगर, और पुरुष अगर आत्मा है तो नॉलेजेबल आत्मा ही होगा, इसमें हाँ, कहाँ बट डाउट? योग दर्शन में ऐसा ही बताया गया है। अच्छा, तो ये हम अकॉर्डिंग योग दर्शन के ही चूंकि कर रहे हैं, तो जी। जो उसमें सांख्य दर्शन योग दर्शन में बताया है अपन उसके हिसाब से ही करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी चीजें डिफरेंट मिलती हैं ना। जैसे आप जैन धर्म के हिसाब से जाएंगे तो अलग व्याख्या है, जी। अब आप बौद्ध दर्शन के हिसाब से जाएंगे तो और अलग व्याख्या मिलेगी, फिर आप न्याय वैशेषिक के जाएंगे तो और डिफरेंस मिलेगा। तो अभी अपन ये सांख्य और योग दर्शन के ही हिसाब से चल रहे हैं। एक और चीज था, मैं अभी तक कंफ्यूज रहता, आकाश मिलित क्या होता है? पंचभूता में आकाश तत्व है, बाकी 4 तत्व तो है, आकाश तत्व को कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेस जो भी रहता है, खाली जगह जो भी है, खाली जगह जो भी, वो स्पेस, हाँ, वो आकाश तत्व होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, मतलब अगर 100% हमारी बॉडी है तो 50% आकाश है, फिर बाकी 50 जो बचा उससे वायु बनेगी। जी। अब ये वायु का 100 हो गया है ना, तो इसका भी 50 वायु ही रहेगी, बचे हुए 50 में जो है अग्नि बनेगी। तो ये आधा 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 होता जाता है। तो सबसे अधिक जो तत्व है वो आकाश तत्व पाया जाता है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। और किसी का है क्या क्वेश्चन? मैम मेरा क्वेश्चन है पर वो इससे रिलेटेड नहीं है। अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा आप, टाइम बचेगा तो, है ना, जो रिलेटेड मैम पूछ लीजिए। मैम जैसे आपने पंच तन्मात्रा और महाभूत कराते हुए एक 10 पॉइंट स्केल एक ऐसे इमेजिनरी आपने लिया था, तो उसमें जैसे लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारे 5 वो आ जाते हैं पंच तन्मात्राएं, तो वो 10 स्केल जो है तो वो 2 पॉइंट मतलब इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऑल इन द सेम रेशियो, और नहीं नहीं something- नहीं, जैसे 10 है तो 10 में से 5 तो आकाश रह गया, 5 बचा अब क्या, वायु, है ना। अब वायु में से हाफ मतलब 2.5 तो वायु ही है, अब जो 2.5 बचा उसका हाफ होगा, ओके, मतलब 1.2 समथिंग बचेगा, फिर 1.2 का हाफ होगा, ठीक है, तो 0.6 समथिंग बचेगा, फिर उसका हाफ होगा, मतलब 0.3 समथिंग। ठीक है मैम। हाँ हाँ, और एक मैम ये जैसे हमारे अरहम योग में जब हम पंच मुद्राएं करते हैं तो 5 केंद्रों पे जो हम ध्यान लगाते हैं, तो उसमें जैसे कहा जाता है कंठ स्थित विशुद्धि केंद्र या हृदय स्थित आनंद केंद्र पर देखें, तो मैम उसमें हम मतलब जैसे स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता था कि जो चक्र होते हैं वो पीछे होते हैं स्पाइन में, तो हमें ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? मतलब देखो क्या होता है, जैसे सपोज ये स्पाइन है हमारी, ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड है। अब स्पाइनल कार्ड में अगर ये सर्वाइकल है तो इसके आगे गला यहाँ तक है, अगर ये मणिपुर है तो नाभि यहाँ तक है। तो क्या होता है कि जो स्पाइन कार्ड होता है इसमें चक्र का केंद्र है, ठीक है। और अगर हम मणिपुर लेते हैं मान लीजिए, तो नाभि के पीछे जो लंबर है वो तो चक्र का केंद्र हो गया, लेकिन नाभि तक उसका क्षेत्र है। जैसे भूकंप आता है तो होता है ना कि एक जगह केंद्र और वो कितनी जगह तक उसके वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वो उसका क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया। ऐसे ही इसका है कि जो केंद्र है वो तो सब स्पाइन पर ही है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो नाभि तक आएगा। तो मैम ध्यान मतलब नाभि पे रखना चाहिए फिर हमें? देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब बिगनर्स होते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र पे ध्यान रखें, क्योंकि वो स्पाइन तक ले जाना और केंद्र पे ध्यान रखना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस में जाते हैं तो फिर हम केंद्र पर ही ध्यान रखते हैं। तो मैम केंद्र तक जाने के लिए पैसेज यही रहेगा फ्रॉम नाभि टू बैक,
लंबर। क्योंकि क्या वैसे होता है ना, ही है। जैसे जैसे आपको मणिपुर चक्र का करना है, आप नाभि जब बार बार आपकी ब्रीदिंग के साथ पीछे जाएगी आगे आएगी, तो आपको एक पॉइंट फील होगा कि कहाँ जा रही है, तब आप उस पर अपने आप को फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से बिगनिंग और एडवांस के लिए ये जो सुविधाएं हैं एरिया और सेंटर की दी गई। तो मैम ये मतलब जैसे अगर एडवांस लेवल पे भी है, तो हम डायरेक्टली मतलब जैसे मणिपुर है तो पीछे लंबर पे नहीं ध्यान देंगे, लगा जाएंगे सकते आगे हैं, से ही। नहीं नहीं अच्छा, बिल्कुल लगा। लगा सकते हैं। एडवांस में क्या होता है, देखिए जैसे जब आप रिलैक्सेशन कराते हैं मेडिटेशन के लिए, तो शुरू में आपको हो सकता है कि आप 25 मिनट रिलैक्सेशन कराएं, तब वो व्यक्ति रिलैक्सिंग पोजीशन में आ पाए और तब आप 10 मिनट का ध्यान करा पाए। लेकिन जब डेली आप रिलैक्सेशन कराएंगे, तो कुछ समय बाद चेंज होगा कि वो 5 मिनट में ही रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा और आप 25 मिनट मेडिटेशन करा देंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, कि कितनी प्रैक्टिस हो रही है, उस हिसाब से वो चेंजेस हो जाए। ओके मैम। मैडम एक क्वेश्चन और था। जैसे आपने बताया कि पंचभूता का एक नेचर है, जैसे आकाश का शब्द है, शब्द या साउंड है, सर एक अलग सेकंड अलग मुझे में 2 दीजिए, या 3, प्लीज। एक सेकंड दीजिए, बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, सिर्फ एक सेकंड प्लीज। भरत भाई आज कनेक्ट हो गए आप? कभी कभी जब टाइम मिलता है। जी भैया, आज अब कैसे बोलो। गूगल पे? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इंद्रियां हैं, स्पर्श, रचना, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो जो जिसके पास स्पर्श और रसना है उसके पास घ्राण नहीं होगा। 2 इंद्रिय जीव जैसे हुआ, 3 इंद्रिय में 3 होता है, जैसे आपने इसमें भी बताया भूता का। तो आकाश में अगर कर्ण है, साउंड है, आकाश में साउंड अगर है तो कर्ण से रिलेटेड हुआ, तो उससे नीचे वाली जो इंद्रियां हैं उनमें साउंड रहता है, क्योंकि हर शरीर तो पंचभूता से बना है। तो अगर साउंड से आकाश का संबंध है, तो 4 इंद्रिय चीज में कर्ण नहीं होगा, साउंड नहीं होता है, ऐसा क्या कोरिलेट क्या है? एक्चुअली ये जब अपन योग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो जी। उसमें बात सिर्फ ह्यूमंस की जाती है, तो उसमें कहीं भी ये जो पंच इंद्रिय से कम है, डाउन है, उनकी बात नहीं की गई है। बट आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम सब मिलके इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कि कोरिलेट थोड़ा करेंगे। सा और जब हम आगे पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को आप जरूर कहीं नोट करके रख लें, तो हम इसे जरूर कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक नई चीज हमारे लिए सामने आएगी और इस पर आप फिर एक अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि एक ये नया स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज जो नहीं है और आप सोचते हैं कि वो ऐसी हो सकती है, वही तो आपकी रिसर्च होती है ना। तो ये आप नोट करके रख लें, ये जब एनाटॉमी हो जाएगी तो हम इस पे जरूर एक बार डिस्कशन करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने अपने व्यूज उसमें रखें, तो बहुत अच्छा कुछ निकल के आ जाएगा सामने। थैंक यू। वेलकम। मैम एक बार टॉपिक रिपीट कर दीजिए प्लीज, जो अभी भरत भाई। टॉपिक ये था सोनिया जी कि जो ये तन्मात्राएं हैं, ये जो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री या 4 इंद्री जीव होते हैं, उनमें तन्मात्राएं और ज्ञान इंद्रियों में क्या रिलेशन रहता है ठीक है मैम। है ना। क्योंकि योग दर्शन तो डायरेक्ट ह्यूमन पर ही बात करता है ना, वो उससे कम वाली इंद्रियों पे बात ही नहीं करता है, तो उसको हम जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिर उसमें तन्मात्राएं कैसी होंगी, उनके पंच तत्व कैसे होंगे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और मैम ये जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हैं जीव, और ये प्रकृति से ज्यादा जुड़े रहते हैं। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हर दर्शन का अपना, एक्चुअली जो दर्शन बने हैं ना वो ह्यूमंस के ही लिए बने हैं, तो उसमें कहीं पर भी ना, किसी भी दर्शन में
ऐसे प्रकृति, पशु, पक्षी इनकी बात नहीं की जाती है। चाहे आप षट दर्शन लीजिए और चाहे आप जो 3 नास्तिक दर्शन हैं, किसी में भी इन चीजों का समावेश नहीं है। इवन जैन दर्शन भी जब लेते हैं तो उसमें पंचेंद्री पर ही बात की जाती है। भले ही जैन दर्शन मानता है कि 2, 3, 4 इंद्री हैं, लेकिन पर्टिकुलर दर्शन में उसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट कोई मैम है? जो हाँ जी, जो सिलेबस में एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ साइकिक सेंटर्स, तो अभी जो आपने कराया है इसमें से ये मतलब इसमें ये कवर हो रहा है बिल्कुल। जो साइकिक सेंटर्स चक्रास कौन है, से हुए? चक्रास को ही साइकिक सेंटर कहते हैं। ठीक मैम, ओके। जो षट एंड चक्र हम पढ़ रहे हैं और पंचकोश इनको हो अभी गए हम एंड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जो चक्र है वो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक ये एनाटॉमी के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या क्या एनाटॉमी में है। फिर इनकी जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब वो डिटेल में आएंगे। ओके मैम। एंड ये 3 प्लेन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, 3 ये कौन शरीर सा जो हुआ? है, त्रिशरीर जो है हमारे, हाँ, स्थूल, यस सूक्ष्म और कारण शरीर, जी, यस है ना। यस। और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो आज की क्लास हम अब थोड़ा सा पहले मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लीजिए। टॉपिक ये जो एनाटॉमी का सिलेबस है ना, उसकी जो सेकेंड यूनिट हमने पढ़ी थी लिम्फेटिक सिस्टम की, उसमें एक टॉपिक दिया है इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी, और उसके अलावा एक टॉपिक दिया है रेजिस्टेंस पावर। तो इम्यूनिटी तो रेजिस्टेंस पावर होती है ना? सेम। इम्यूनिटी सिस्टम से जो पावर डेवलप होता है वही रेजिस्टेंस पावर हो गया। और लिम्फेटिक सिस्टम ही इम्यूनिटी पर काम करता है, काम करता है। तो और एक और हाँ, जब हमने ये लिम्फेटिक पढ़ा था ना, तो उसमें बताया था इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, और एक और है कि ये इफेक्ट ऑफ योग प्रैक्टिसेस ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसमें मतलब हमको क्या बताना है कि जो अलग अलग इम्यूनिटी आसन बूस्ट का अप नाम करना। लेते हैं, हाँ नहीं, अलग इम्यूनिटी अलग, बूस्ट अप हाँ, जिससे होता है अच्छा, ना, वो ओके, आसन प्राणायाम जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है मैम, थैंक यू। हालांकि उसमें डिजीजेस भी ली थी हमने जब सेकेंड ईयर का के हाँ, लिए किया था, तो करेक्ट, उसमें यौगिक मैनेजमेंट भी हर सिस्टम में लिया है। तो या तो उसका आप वो देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको रिकॉल हो जाएगा एक बार। हाँ, नहीं वीडियो देखा था मैंने, पर मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैं पूछ रही थी कि मतलब थोड़ा नहीं, उसको ठीक। डिटेल में बता दूं कि या थोड़ा शॉर्ट में करके बता दूं? नहीं, जो यौगिक मैनेजमेंट है वो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट ही रहेगा, है ना। कि आप उसमें मतलब आप अष्टांग योग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि उसमें यम नियम का क्या वो है, और अगर मान लीजिए उसमें लगता है आपको यम नियम का नहीं है, तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, है ना, और मेडिटेशन, ये 4 पॉइंट में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आसन कौन कौन से हैं जो उसमें यूजफुल हैं, प्राणायाम कौन कौन से हैं, बंध मुद्रा का यूज है तो वो मेडिटेशन। तो इस तरह से लगभग यौगिक मैनेजमेंट में लगभग सभी में ये 4-5 पॉइंट आएंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम आज की क्लास समाप्त करते हैं।